नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। महामारी की मार से निकली इकोनॉमी, आर्थिक सर्वे में रिकवरी कंप्लीट होने का दावा। FY24 के लिए 6.5% रियल GDP ग्रोथ का दिया अनुमान, लेकिन CAD में बढ़ोतरी को बताई चिंताजनक। राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज, कहा विकास के कर्तव्य पथ पर भारत है अग्रसर। पीएम मोदी ने विपक्ष से मांगा सहयोग, कहा पूरी दुनिया की नजर भारत के बजट पर। बजट से पहले बाजार फ्लैट बंद, सेंसेक्स 49 और निफ्टी 13 अंक चढ़ा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही जोरदार तेजी, ऑटो PSE मेटल शेयरों में खरीदारी। अदानी इंटरप्राइजेस का FPO पूरा भरा, QIB और NII कोटे में ओवर सब्सक्रिप्शन। ग्रुप के ज्यादातर शेयरों में आज रही जोरदार रिकवरी। बजट में किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात, किसान निधि की रकम 6,000 सालाना से बढ़कर हो सकता है 8,000 रुपए। मिलेट्स को भी बूस्टर संभव, CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। विशाखापत्तनम होगी आंध्र प्रदेश की राजधानी, मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने किया ऐलान। ग्लोबल शिखर सम्मेलन के लिए निवेशकों को वाइजैग आने का दिया न्योता। और नेपाल से आई शालिग्राम शिला का भारत में प्रवेश पर भव्य स्वागत। बिहार के मुजफ्फरपुर में रात्रि विश्राम के बाद रामशिला ने किया प्रस्थान। गोपालगंज और गोरखपुर होते हुए 2 फरवरी को अयोध्या पहुंचेगी शिलाग्राम। और बुलेटिन में सबसे पहले आर्थिक सर्वे का बिग पिक्चर। बजट से पहले आज वित्त मंत्री ने संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। सर्वे में चालू कारोबारी साल में 7% और अगले वित्त वर्ष में 6.5% रियल GDP ग्रोथ का अनुमान दिया गया है। इसके साथ ही बताया गया है कि व्यापार घाटा, अंतर्राष्ट्रीय मांग और वैश्विक महंगाई पर नजर रखनी होगी, लेकिन भारत को घरेलू डिमांड और निजी निवेश से बल मिलेगा। सर्वे की हाइलाइट्स को समझने के लिए चलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, आपके हिसाब से क्या तस्वीर रखी गई है इकोनॉमिक सर्वे की? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर सबकी नज़र रहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से बढ़ने वाली है, तो इसमें साफ तौर से इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि अगले कारोबारी साल के लिए यानी 2023 और 24 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था GDP में 6% से लेकर 6.8% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ये अनुमान जो दिया गया है, इसमें एक शर्त जोड़ दी गई है। शर्त यह है कि 6% से लेकर 6.8% की GDP ग्रोथ तभी रह सकती है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक हालात में कोई बड़ा झटका ना आए। तो झटका नहीं आया तो हो सकता है कि रफ्तार इसी तरीके से बढ़ती रहे। और इसमें जो नॉमिनल टर्म में कहें तो GDP के 11% ग्रोथ का अनुमान दिया गया है। रियल टर्म में 6.4% GDP ग्रोथ का अनुमान यहाँ पे दिया गया है। और चालू कारोबारी साल की बात करें तो 7% GDP ग्रोथ का अनुमान यहाँ पर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे चिंता जताई गई है। चिंता 2 मोर्चे पे जताई गई है, वो है अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पे। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पे चिंता ये है कि एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग उतनी ज़्यादा नहीं है। एक्सपोर्ट में गिरावट होगी तो इसका सीधा सा असर ये होगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट पर आपको पैनी नज़र रखनी होगी। इस बात की वकालत करता हुआ इकोनॉमिक सर्वे दिख रहा है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में 2-3 अच्छी बातें जो कही गई हैं वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय हालात जो भी बिगड़ रहे हैं उसको संतुलित कर रहा है मजबूत होता हुआ घरेलू हालात। घरेलू हालात मजबूत हो रहे हैं, 2-3 प्रमाण दिए गए हैं। वो एक तो ये है कि माइग्रेंट वर्कर के वापस आने से हाउसिंग सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले साल तीसरी तिमाही में जहां 42 महीने की इन्वेंट्री थी वो घटकर 33 महीने की रह गई है। इस तरह से अलग अलग तथ्यों के आधार पर ये बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात की कमजोरी को संतुलित कर रहा है घरेलू हालात की मजबूती, और ऐसे में ग्रोथ अच्छी रहने की संभावना है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और इकोनॉमिक सर्वे में एक बड़ी बात कही गई है कि महामारी के बाद की रिकवरी अब पूरी हो चुकी है। ग्रोथ की उम्मीद और चिंताओं पर संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने CII के प्रेसिडेंट संजीव बजाज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आप भी सुने।
इकोनॉमिक सर्वे में ये बात कही गई है और अच्छी बात कही गई कि रिकवरी का हमारा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। बावजूद इसके कई सारे चैलेंजेस अभी भी उसमें सामने दिख रहे हैं और उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ तो ग्रोथ रेट जो पहले अनुमान था उससे कम ही आया है, हालांकि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। पहली बात यह तो है कि जो सर्वे से मालूम पड़ती है कि हमारी जो रेजिलियंस है एज एन इकोनॉमी, दिस हैज़ कम आउट वेरी क्लियरली। और इस साल की जो 7% की ग्रोथ के बारे में फोरकास्ट की गई है, नेक्स्ट ईयर 6 to 6.8, मतलब करीब एवरेज 6.5% की ग्रोथ इज समथिंग दैट इज़ very solid at this point of time, keeping in mind the last 3 years that the world and India has gone through. और जैसे आपने बताया कि जो इकोनॉमिक सर्वे में आया है कि वी आर नाउ एट द एंड ऑफ दिस साइकिल ऑफ द लास्ट 3 years, तो इसके कारण वी हैव टू बिकम अ लॉट मोर फिस्कली प्रूडेंट। तो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ है एंड फिस्कल पॉलिसीज़ बोथ हैव टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, बिकॉज नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट इन्फ्लेशन राइट इन द मिडल ऑफ द बैंड दैट द सेंट्रल बैंक इज़ कंफर्टेबल विथ। एक बार इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए एंड इट इज़ ऑलरेडी विद इन द रेंज, बट इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ दैट रेंज, we should start to see a lot more domestic growth, and that is required for the domestic economy to continue to moving ahead. अब बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है वही इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है इस वक्त। तो अब आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस हैं उससे आपको क्या लगता है कि क्या क्या बड़े फैक्टर होंगे जो कि इकोनॉमी को आने वाले दिनों में ग्रोथ कर रहा है, और सरकार से क्या जो सरकार बजट पेश कर रही है उसकी भी तस्वीर सामने ही है कि कैपेक्स और प्राइवेट कंजम्पशन सबसे बड़ा ग्रोथ कर रहा है अभी तक। तो जैसे आपने बताया कि एक तो है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन विच हैज़ बीन रीजनेबली स्ट्रॉन्ग, थोड़ी अप एंड डाउन होती है बट अदरवाइज हैज़ बीन रीजनेबली स्ट्रॉन्ग एंड अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ आवर इकोनॉमी। द सेकंड हैज़ बीन द पब्लिक सेक्टर कैपेक्स विच हैज़ रिमेन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वी आर होपिंग दैट कंटिन्यूज टू बी स्ट्रॉन्ग एंड वी शुड होपफुली सी दैट इन द बजट एज वेल। बियॉन्ड दिस अगर हम देखें तो India has this very big opportunity to being the manufacturing base for the world in the coming years. और ये कोई 1 या 2 साल की बात नहीं है, this will be a multiple decade opportunity. और इकोनॉमिक सर्वे में कैसी है इकोनॉमी की तस्वीर और बजट के लिए क्या है संकेत, आज बजट अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। सबसे पहले आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र शुरू हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पारंपरिक तरीके से अगवानी करते हुए संसद भवन तक लाया गया। संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी समेत पक्ष विपक्ष के सांसदों ने राष्ट्रपति का यहां स्वागत किया। दोनों सदनों की साझा बैठक में अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है जो बिना डरे काम कर रही है। इसके लिए राष्ट्रपति ने सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद पर सख्ती, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का हवाला यहां पर दिया। राष्ट्रपति ने सरकार को लगातार 2 बार मौका देने के लिए लोगों का आभार भी जताया और कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है जहां गरीबी नहीं होनी चाहिए और मध्यम वर्ग वैभव से युक्त होगा। राष्ट्रपति ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डिजिटलाइजेशन के सफलता की भी यहां पर चर्चा की। आज जीएसटी से पारदर्शिता के साथ साथ करदाताओं की गरिमा भी सुनिश्चित हो रही है। जनधन, आधार, मोबाइल से कुछ फर्ज लाभार्थियों को हटाने से लेकर 1 नेशन 1 राशन कार्ड तक एक बहुत बड़ा स्थायी सुधार हमने किया। बीते वर्षों में डीबीटी के रूप में, डिजिटल इंडिया के रूप में एक स्थायी और पारदर्शी व्यवस्था देश ने तैयार की है। आज 300 से ज़्यादा योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते तक पहुंच रहा है। अब तक पूरी पारदर्शिता से 27 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम करोड़ों लोगों तक पहुंचाई गई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट करती है कि ऐसा योजना और ऐसी व्यवस्थाओं के कारण ही कोरोना काल में भारत करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जाने से बचा पाया है। तो वही बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट के मकसद के साथ काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मंदी के दौर में पूरा विश्व इस वक्त भारत के बजट की तरफ देख रहा है। भारत अब पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की एक किरण है।
आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। और अब बात करते हैं बाजार की। बड़े इकोनॉमिक इवेंट से पहले बाजार आज फ्लैट बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जोरदार आज तेजी देखी गई। सेंसेक्स 49 पॉइंट चढ़कर 59,550 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 13 पॉइंट चढ़कर 17,662 पर बंद हुआ। ऑटो, पीएससी, मेटल शेयरों में खरीदारी रही। एनर्जी, इंफ्रा, रियलिटी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। आईटी, फार्मा शेयरों में आज बिकवाली देखी गई। और अब हमारा स्पेशल कवरेज बजट काउंटडाउन। कल वित्त मंत्री देश का बजट पेश करेंगी। कल इंडस्ट्री से लेकर आपके लिए बजट में क्या ऐलान हो सकते हैं, इसके लिए हमारे साथ संवाददाता लक्ष्मण रॉय, दीपाली नंदा और असीम मनचंदा एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले चलते हैं दीपाली के पास। दीपाली, इस बार सरकार बजट में रेलवे सेक्टर के लिए क्या कर सकती है, ये बताएंगे दीपाली, इस बार रेलवे को क्या मिल सकता है बजट में? देखिए, सबसे पहले अगर बजटीय सहायता की बात की जाए तो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रेलवे को मिलने वाली वित्तीय सहायता में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। मुख्य तौर पर जो फोकस दिखाई देगा वो इस पर रहेगा कि किस तरह से रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए निवेश किस तरह से रेलवे में बढ़ाया जाए। साथ ही साथ अगर हम पैसेंजर के हिसाब से देखें तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए तो लगातार एलोकेशन बढ़ता हुआ पिछले 3 से 4 बजट में दिखाई दिया है। यही ट्रेंड हमें कल के बजट में भी दिखाई देगा। यात्रियों के हिसाब से बात की जाए तो हमें सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है 300 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान वित्त मंत्री अपने बजट में कर सकती हैं और सूत्र हमें बता रहे हैं कि इन ट्रेनों में जो अपग्रेडेड वर्जन है वंदे भारत का, जिसमें स्लीपर फैसिलिटी को भी ऐड किया गया है, उस तरह की ट्रेनों का ऐलान भी किया जा सकता है और मौजूदा जो राजधानी और शताब्दी ट्रेनें हैं उनकी जगह पर चरणबद्ध तरीके से इन ट्रेनों को लॉन्च किया जा सकता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं मोदी सरकार लगातार क्लीन फ्यूल को बढ़ावा दे रही है हर एक सेक्टर में, तो सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का भी ऐलान कर सकती है। करीब 30 से 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाए जाने का यहाँ पर ऐलान मुमकिन है और खासतौर पर वो कंपनियां, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो हाइड्रोजन ट्रेन बनाएंगी उन्हें मेक इन इंडिया के तहत इंसेंटिव देने का भी प्रावधान किया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी बजट का ये काउंटडाउन और बजट में आपके लिए क्या खास रहेगा ये जानने की कोशिश करेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और जिस बजट से अगले कुछ घंटों में पर्दा उठने वाला है, उस बजट में क्या बिग फोकस हो सकता है ये जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण जी के पास और साथ ही साथ असीम मनचंदा इस वक्त हमारे साथ हैं। लक्ष्मण जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, इस बार इस बजट में सरकार का बिग फोकस क्या रहने वाला है? देखिए, जैसा कि संसद के बजट सत्र की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि ये बजट सभी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला हो सकता है।
तो मेरा मानना है कि इस बजट में सरकार की कोशिश होगी कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ खास ऐलान किए जाएं, क्योंकि चालू कारोबार मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी फुल बजट होगा। इसमें खास तौर से मध्यम वर्ग को लुभाने के लिए खास कोशिश की जा सकती है। रोज़गार के ज़्यादा मौके पैदा करने के लिए कुछ खास ऐलान किए जा सकते हैं, जिसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का दायरा बढ़ाया जाना जैसी बात है, और टैक्स के मोर्चे पर कुछ बदलाव किए जा सकते हैं ताकि टैक्स पेयर्स को और नौकरी पेशा लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। जैसा कि आपने कहा कि टैक्स में कुछ बदलाव हो सकता है, किस तरीके के बदलाव देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर? यहाँ दो तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एक तो यह है कि न्यू इनकम टैक्स रिजीम को कुछ आकर्षक बनाने की कोशिश यहाँ पे हो सकती है, और इसकी कोशिश के तहत इनकम टैक्स के नए स्लैब को जोड़ना है, टैक्स की दरों में कटौती करना, ऐसे अलग अलग विकल्प हैं। दूसरा, कैपिटल गेंस टैक्स में एक बड़ा बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि उसमें काफ़ी जटिल उसकी प्रक्रिया है, उसकी टैक्स की दरें हैं, होल्डिंग पीरियड अलग अलग है, तो होल्डिंग पीरियड पर खास तौर से फोकस रह सकता है, उसमें एक बड़ा बदलाव किया जा सकता है ताकि कैपिटल गेंस टैक्स को सरल बनाया जा सके। कल बजट में किसानों को सरकार क्या बड़ा सौगात दे सकती है, ये जानने के लिए असीम इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पास जाएंगे। असीम, बताएं जरा, किसानों की झोली में बजट में क्या कुछ भरने वाला है, क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है इस वक्त आपके पास? देखिए, आर्थिक सर्वे में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए खासा उत्साह देखने को मिला। कोविड के बावजूद एक सेक्टर की ग्रोथ में कोई भी कमी नहीं आई। इतना ही जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। 9.3% की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी इस बार देखने को मिली है। इसके अलावा सरकार ने जो ई मंडियों की शुरुआत की थी उसके भी कामकाज में काफी तेजी आ गई है। अब ई मंडियों में 2,34,000 करोड़ रुपए का कारोबार सालाना हो रहा है, जिससे कि 1,74,00,000 किसानों को फायदा हो रहा है। इसके अलावा बजट में सरकार इसकी तेजी को बरकरार रखने के लिए किसानों को क्या दे सकती है? सबसे पहले तो सरकार किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा सकती है। अभी 11 करोड़ किसान सम्मान निधि का फायदा उठा रहे हैं। इसके तहत किसानों को 6,000 रुपए की राशि सालाना मिलती है, लेकिन इसको बढ़ाकर के 8,000 रुपए सालाना किया जा सकता है। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे सरकार का खासा जोर रहेगा। मॉडर्नाइजेशन के लिए अलग से एक फंड हो सकता है। खासतौर पर सरकार ये भी चाहती है कि जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स के लिए टैक्स इंसेंटिव की घोषणा होगी। एथनॉल का प्रोडक्शन और उसके कंजप्शन के लिए भी यहाँ पर एक बड़ी हमको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। खासतौर पर सरकार का एक बड़ा फोकस हो सकता है। इसके अलावा भारत जो है इस बार इंटरनेशनल मिलेट ईयर बना रहा है, जहाँ पर मिलेट्स को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो मिलेट्स के लिए भी अलग से सपोर्ट, एक MSP सपोर्ट सरकार लेकर के आ सकती है। उसके लिए एक अलग से फंड की घोषणा की जा सकती है, जिससे कि किसानों को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो ये सारी घोषणाएं हम बजट में होती हुई किसानों के लिए देख सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम, और बहुत शुक्रिया आपका भी लक्ष्मण जी तमाम डिटेल्स के लिए। कुछ इस तरीके का फोकस कल बजट पे रह सकता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।